पहला आपका क्वेश्चन क्या है? वैसे तो स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा, फिर मैं बता देती हूँ कि पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक टैक्सी का किराया कितना होगा यदि पहले 1 किलोमीटर के लिए उस टैक्सी का किराया 15 रुपये है, और फिर जैसे जैसे आप किलोमीटर वाइज आगे बढ़ते जाते हो, जैसे 2 किलोमीटर चल गए तो अगले दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये। यानी पहले 1 किलोमीटर जब चले, यहाँ से चले, मान लो 1 किलोमीटर चले, कितना चले? 1 किलोमीटर, तो किराया कितना था? 15 रुपये। फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये, इस किलोमीटर के लिए कितना हो गया? 8 रुपये। तो ये हो गया, ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 किलोमीटर। फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो तीसरे किलोमीटर के लिए भी आपका किराया कितना है? 8 रुपये और बढ़ गया। जितना ज़्यादा आगे जाते जा रहे हो किराया बढ़ता जा रहा है। पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना? 8 रुपये और बढ़ जाता है। तो क्या हो गया? पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, फिर 15 में 8 और जोड़ गए, यानी आप 2 किलोमीटर अगर चल ली हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 15 और 8 कितना हुआ? 23 रुपये देने पड़ेंगे। फिर आप 1 किलोमीटर और चल जाते हो तो 23 और 8 कितना हुआ? 31 रुपये। अगले 1 किलोमीटर के लिए आपको 31 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे ही आपका किराया जो है क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस समांतर श्रेणी का क्या करेंगे? सार्वंतर निकालेंगे। तो 23 में से 15 गए, बचे 8। 31 में से 23 गया, बचे 8। तो यानी सार्वंतर जो है एक निश्चित संख्या आ रही है। इसका मतलब ये कि ये एक समांतर श्रेणी होगी। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपका दिया है कि एक बेलन है। बेलन मतलब समझते हो? वो वाला बेलन नहीं जिससे तुम लोग की मार पड़ती, वो वाला नहीं। या मम्मी जिससे रोटी बेलती हैं। रोटी बेलने से ज़्यादा उससे मार ज़्यादा पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो वाला बेलन नहीं है। बेलन मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप है। जैसे मान लो कोई सिलेंड्रिकल शेप कैसा होता है? ऐसा सिलेंड्रिकल शेप होता है। आपके घर में सिलेंडर होगा ना, एलपीजी सिलेंडर, तो वो कुछ उसका नीचे का जो आकार होता है लगभग ऐसा ही होता है ना। ये उतना अच्छा बना नहीं है, वो ऊपर वो ऐसे बना होता है, वो सब चीज़ें नहीं बनी है। आपको नीचे के आकार पे ध्यान देना है कि नीचे का आकार कैसा होता है। जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं तो इसी को बोलते हैं सिलेंडर। इसमें क्या है? कोई हवा भरी हुई है। तो और क्या कर रहे हैं? इस पे लगा दिया एक पंप। इस पे लगा दिया एक पंप। अब पंप से क्या कर रहे हैं? पंप को प्रेस करके उससे हवा जो है बाहर निकाली जा रही है। तो कितनी हवा बाहर निकाल रहे हैं? 1/4 हिस्सा जो है हवा का वो बाहर निकाल रहे हैं। अभी क्या है? अब सोचो, 1/4 हिस्सा अगर आप बाहर निकाल दोगे तो अंदर कितना बचेगा हिस्सा? अंदर बचेगा कितना? 1 में से 1/4 घटा दो, यानी 3/4। समझ रहे हो ये बात? नहीं समझ में आई? भाई 1/4 हिस्सा आपने बाहर निकाल दिया है तो अंदर कितना बचा होगा? अंदर 3/4 हिस्सा बचा होगा ना। तो ऐसे ही मान लो इस सिलेंडर में कितनी हवा भरी थी। मान लो इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, इसका जो आयतन है वो कितना है? V। इसका जो आयतन है वो V है। V था पहले, अब उसमें से V का 1/4 हिस्सा जो है बाहर निकाल दिया। अंदर कितना बचा होगा? पहले कितना था? V था। अब 1/4 हिस्सा बाहर निकाल दिया। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अंदर कितना बचा होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो 3/4 हिस्सा अंदर बचा होगा। 3/4 हिस्सा किसका? उसी आयतन कितना था? V। उस आयतन का 3/4 हिस्सा जो है अंदर बचा होगा। इसी तरह फिर अब जो है आपके सिलेंडर में कितना है आयतन? सिलेंडर का आयतन जो उसमें हवा भरी है वो कितनी है? 3/4V है ना। अब सोचो 3/4V है, इसका भी 1/4। अब फिर से दोबारा से पंप कर रहे हैं, है ना, पंप आउट कर रहे हैं गैस को। तो वो क्या हो रहा है कि फिर से 1/4 हिस्सा बाहर निकाल दे रहे हैं। तो फिर से अंदर कितना बच जाएगा? 3/4। 3/4 हिस्सा जो है अंदर बच जाएगा। किसका? इसका। इतना पहले से वॉल्यूम है, इसका 3/4 हिस्सा अंदर बच जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 3/4 से गुणा कर देंगे।
है ना? ये बात समझ में आई? पहले कितना था वॉल्यूम, पहले उसका आयतन कितना था v, 1/4 हिस्सा निकाल दिया, बचा 3/4 हिस्सा। अब आयतन है इतना, अब इसका भी 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देंगे, बचेगा 3/4 4वां हिस्सा। तो 3/4 को हमने क्या किया, इससे गुणा कर दिया, आएगा कितना, 3 3 9, 4 4 16, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 9/16 v। ऐसे ही फिर इसका भी 3/4 हिस्सा निकाल देंगे, मान लो 9/16 बचा है आयतन, 9/16 बचा है, अब किसका, v का, अब इसका भी 3/4 1/4वां हिस्सा बाहर निकाल देंगे, बचेगा कितना, 3/4वां हिस्सा। तो फिर से क्या करेंगे, इसको 3/4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 9 तिया 27। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, लिख लो फिर भी, 9 तिया 27, 4 चक 24, 4 एकम 4, 2 6, 16 चक 64, ठीक है, पहाड़े याद है ना, 16 चक 64। तो अब ये हो गया तुम्हारा, अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ ये एपी है कि नहीं, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो कैसे पता करेंगे, हम डी निकालेंगे, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, घटा के देखो 3/4 v में से घटाना है v, तो कितना बचा, 4, यहाँ पे क्या कर लो, 1 कर लो नीचे, है ना, तो 4 में से 3 गया 1, -1, ऋण का 1 v/4, यानी ऋण 1/4 v बचा। फिर ऐसे यहाँ पे आ जाओ, 9/16 में से 3/4 घटाना है, कितना घटाना है, 9/16 में से घटाना है v भी लिखना, कितना, 3/4, कैसे घटाएंगे, हाँ हर समान नहीं है ना, तो इसका एलसीएम ले लो पहले, एलसीएम आ गया 16, यहाँ पे कितना बचा, 9v -4 चकु 16, 4 तियो 12, 4 चकु 16 और 4 जो आएगा वो ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 4 तियो 12, तो 12 में से 9 गया, कितना बचा, ऋण का 3, ऋण का 3 समझ में आ रहा है क्यों आएगा, तो ऋण का 3/16v। तो ये देखो यहाँ का सार्वंतर था 1/4, ऋण का 1/4v, यहाँ का सार्वंतर है ऋण का 3/16v। तो होगा या नहीं होगा, समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी ना ये, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। आ जाते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पे। अच्छा, पहले प्रश्न के तीसरे भाग में क्या बोला गया है, पहले प्रश्न का ये कौन सा है, तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में बोला गया कि एक कुआं खोदा जा रहा है, एक कुआं खोद रहे हैं और खोदने में आएगी कुछ लागत, पैसे लगेंगे भाई, तो खुदाई उदाई के पैसे लगते हैं ना। तो क्या कर रहे हैं, कुआं है उसको खोद रहे हैं। अब पहला 1 मीटर जब खोदा, पहला 1 मीटर जब मिट्टी को खोदा तो उसकी लागत आ रही है 150 रुपए, और फिर जैसे जैसे एक और खोदते जा रहे हैं, अगला 2 मीटर खोदा तो उसकी लागत क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उसकी लागत क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 1 मीटर के लिए लागत थी कितनी, 150 रुपए। फिर लागत दूसरी बार के लिए कितनी हो जाएगी, 50 और बढ़ जाएगी, यानी 200 रुपए। फिर तीसरे मीटर के लिए लागत और बढ़ गई, 250 हो गई। अभी से समझ में आ गया होगा कि ये एपी होगी या नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आगे कीमत कितनी, 300, ऐसे ऐसे कीमत बढ़ती जाएगी, कुआं खुदता जाएगा, कीमत बढ़ती जाएगी। अब इसको प्रूफ करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। निकालो सारवान पे, पता कर लो आराम से, ये इसको में से इसको घटाओ आराम से। 200 में से 150 गया, कितना बचा, 50, धन का 50 हुआ। ऐसे 250 में से 200 गया, कितना बचा, 50। 300 में से 250 गया, कितना बचा, 50। तो ये समांतर श्रेणी होगी, बिल्कुल होगी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट जो है उसमें क्या कह रहा है कि खाते में मिश्र धन कितना होगा अगर उसने कितना मूलधन कितना जमा किया, 10,000 रुपए उसने जमा किए और 8% वार्षिक दर से जो है उस पर ब्याज मिल रहा है। तो अच्छा, मिश्र धन और मूलधन में अंतर समझते ही होंगे तुम लोग।
मिश्रधन क्या, मूलधन क्या होता है? जो अमाउंट, जो राशि हम जमा करते हैं। और मिश्रधन क्या होता है? उस राशि पे, जैसे मान लो आपने बैंक में जमा किया, तो उस राशि पे आपको जो ब्याज मिल रहा है वो, और प्लस क्या मिला लो, जो आपने जितना जमा की थी राशि, जितनी जमा की थी राशि और जितना ब्याज मिला, इन दोनों को मिला के क्या होता है आपका मिश्रधन। इसीलिए उसको बोलते हैं मिश्र। मिश्र मतलब मिश्रण जैसे होता है ना, मिला हुआ, वैसे ही। तो इसमें बोला कि खाते का मिश्रधन बताना है यदि उसने 10,000 रुपए जमा किए और 8% वार्षिक दर से पैसा जो है बढ़ रहा है। तो देखो, दो चीजें होती हैं, और इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है। उसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर तुमको अंतर नहीं पता है, पता ही होगा वैसे, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि पता है, और अगर नहीं पता है तो तुम लोग क्या करो, ऐसे जाओ और टैप वाटर लो ऐसे हाथ में, और उसके बाद में डूबना नहीं उसमें, ना डूबना नहीं है, चुल्लू और पानी में डूबना नहीं है, उसमें पानी लेके ऐसे मुंह पे मारो, छींटे मारो तो याद आ जाएगा। तो याद सबको होगा, मतलब भूल जाते हैं हम लोग कभी कभी, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पता ही नहीं है, मैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज भूल जाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी सूत्र जो है आपका वो भूल जाते हैं। लेकिन चलो आ जाओ, इसमें बोल रहा है क्या, पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता था? अगर आपने P राशि जमा की मान लो, और उस पे R की दर से जो है ब्याज बढ़ रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा, ये था फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का। तो P आपका मूलधन है, R की दर से उस पे जो है पैसे लग रहे हैं, मतलब ब्याज जो है किसकी दर से बढ़ रहा है? R की दर से, और n समय के पश्चात कितना ब्याज होगा, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ऐसे मिश्रधन का हम क्या बात कर रहे हैं? मिश्रधन की। तो ये होता है आपका मिश्रधन का फॉर्मूला। अब हमें क्या दे रखा है? P दे रखा है हमें कितना? 10,000। R दे रखा है हमें कितना? 8। अब निकाल लो, पहले उसने राशि कितनी दी? जैसे उसने राशि जमा की तो सबसे पहली राशि कितनी थी? 10,000। उसके बाद 1 वर्ष के बाद उसके पास कितनी राशि होगी, उसके खाते में कितनी राशि होगी, वो यहाँ कैलकुलेट करो। तो राशि कितनी होगी, यानी मिश्रधन कितना होगा? P कितना था तुम्हारा? 10,000, और दर कितनी है? 8/100। कितने साल के बाद पूछ रहा है वो? 1 साल के बाद। तो 1 साल कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,000। ये कितना हो जाएगा? मैं जल्दी कैलकुलेट कर रही हूँ, ये इसमें मतलब नाटक करना है, इसको तो आता है, सबको आता है ना, है ना? तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, इसको फटाफट किया करो कैलकुलेशन। 100 एकम 100 और 8, 108/100, और घात कितनी थी? 1, तो वो चढ़ाने की जरूरत नहीं है, दोनों जीरो कट गए, यहां से बचा कितना? 10800। तो आ जाओ, दूसरे साल के अंत में आपके पास राशि होगी इतनी। अब आ जाओ तीसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में यहीं पे कर लो, ये है, और 2 साल बाद कितनी राशि होगी आपके पास? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी 2 कर दो, है ना? इसको काट दो, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं डिस्कस। 2 साल बाद कितनी होगी? इसी फॉर्मूले में, इसी सूत्र में हम क्या कर देंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, बाकी पूरा वही रहेगा। तो यहाँ पे लिखो, कितने जीरो है? 10,000 है ना? कितना हो जाएगा? 108/100, और घात कितनी? 2। तो करो नीचे, 2 2 4, नीचे कितना हो जाएगा? नीचे 10,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब घात अलग अलग चढ़ेगी, कैसे? ऊपर हो जाएगा 108 गुणे 108, और ये वाला 10,000, और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे 100 2 बार, काटो, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए। 108 का आप 108 में गुणा करोगे, आंसर आएगा, करके देख लो, करके देखो क्या? आ जाओ करके देखते हैं, चलो। 108 का 108 में गुणा करेंगे, 8 अट्ठे
64, 8 एकम 8, 0 0 0 और फिर 8 0 1 बचा 4, 6, 8 8 16, 11664। आ जाओ यहाँ पे लिखो इसको 11664। अब ये हमें पता करना है, इतने रखो आगे कैलकुलेट। तीसरे साल कितने, दो पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए होगा, तीसरे साल के लिए अब कैलकुलेट नहीं कर रहा, इतने से ही आ जाएगा हमारा। आओ कैसे करेंगे इसको, 100 इसमें से घटाओ, दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो कितना आएगा उत्तर 800। इसमें से इसको घटा के देखो कितना आएगा उत्तर, 4 में से 0 गया, पीछे से घटाना शुरू किया, 4 में से 0 गया, 4 बचा, 6 में से 0 गया, 6 बचा। इस 6 में से 8 जाएगा नहीं तो हमने एक कैरी ले ली, यहाँ पे हो गया 16, 16 में से 8 गए, 8 बचे, तो ये हो गया हमारा 864। यहाँ पे हो रहा है 800, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी ना, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।